नमस्कार दोस्तों, यूएस तवर कृषि फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा 22वां दिन है और रोज की भांति हम आज वापस से आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था सिंचाई समय प्रबंधन। ठीक है, सिंचाई समय प्रबंधन, जिसमें हमने पौधों के आधार पर सिंचाई समय का प्रबंधन पढ़ा हमने, जिसमें हमने सभी जो विधियां थी पौधों की बाह्य स्थिति को देखकर, पौधे की पत्ती वजन की मात्रा को देखकर, क्रांतिक अवस्थाओं को देखकर और पत्तियों में तापमान मापकर। अब हम पढ़ेंगे मृदा नमी के आधार पर सिंचाई का समय प्रबंधन कैसे करते हैं। मृदा नमी के आधार पर सिंचाई समय प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जिस विद्यार्थी ने मेरे से प्रश्न पूछा है तो उस विद्यार्थी के लिए मैं उस प्रश्न का आंसर देना चाहूंगा। विद्यार्थी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि विद्यार्थी कहना चाह रहा है कि हमारी जो पौधे की विभिन्न अवस्थाएं हैं, ठीक है, पौधे की विभिन्न अवस्थाएं हैं, उसमें हम तापमान के हिसाब से सिंचाई का पता कैसे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए तापमान जो है, तापमान कितना है, माना कि तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना तापमान है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इस तापमान पर हम कितनी सिंचाई करेंगे, इस तापमान पर हम कितनी सिंचाई करेंगे, इस चीज का अंदाजा किस प्रकार से लगाएं, आप हमें इस चीज का आंसर दीजिए। हमारा टॉपिक था कल ताप के आधार पर सिंचाई समय का प्रबंधन। जो तीसरा हमारा चौथा पॉइंट था वो क्या था? तापमान के आधार पर, है ना। किसके आधार पर? तापमान के आधार पर सिंचाई समय प्रबंधन। ये हमारा कल का टॉपिक था जिसमें हमने आपको तापमान के बारे में समझाया था। बच्चे ने प्रश्न पूछा है उसी टॉपिक में से आज कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कॉल भी किया है कि सर माना कि हमारा मौसम का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारे मौसम का तापमान कितना है? हमारे मौसम का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम उसमें कैसे अंदाजा लगाएंगे कि हम इसमें सिंचाई कितनी करें, इस चीज का निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो देखो, या फिर ऐसी कोई गणना हो, ऐसी कोई संख्या हो जिसको फिक्स करके, जिसको ध्यान में रख करके हम सिंचाई का मापन कर सकते हैं कि इस तापमान पे इतनी सिंचाई की जाए। देखो बच्चों, ये जो प्रश्न पूछा है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो तापमान इन्होंने फिक्स किया है, तापमान फिक्स किया है, पहली बात तो ये तापमान फिक्स होगा ही नहीं। क्यों 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 नहीं होगा वो समझिए। क्योंकि जब हम देखते हैं, मान लीजिए हम रबी के मौसम में बुआई कर रहे हैं, ठीक है, फिक्स इसलिए नहीं होगा कि हम अगर रबी के मौसम में बुआई कर रहे हैं, किस मौसम में? रबी के मौसम में सॉरी। तो रबी के मौसम में तापमान, रबी के मौसम का सेशन कब से स्टार्ट होता है, सीजन ये होता है अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर या नवंबर से कब तक चलता है? मार्च से अप्रैल या फरवरी से मार्च। क्लियर? कई फसलें होती हैं जो अप्रैल तक, फर्स्ट वीक तक कटती हैं, पकने के कारण लेट पकती है। कुछ फसलें होती हैं जो जल्दी पकने के कारण फरवरी में ही उनको काट लिया जाता है। तो अब यहां हम तापमान का अगर गैप देखें तो तापमान का गैप आप देखेंगे कि अक्टूबर, अर्थात फसल को जब बोया जा रहा है फसल को जब बोया जा रहा है तो उस समय तापमान कितना है? उस समय हमारा तापमान रहेगा, आप देखना जब सर्दी पड़ती है उस समय रहता है 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। ये कब रहेगा? नवंबर एंडिंग में, नवंबर एंडिंग में, नवंबर एंडिंग में रहेगा लगभग ये। अगर हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएंगे, कब? अक्टूबर, ये रहता है नवंबर एंडिंग, नवंबर लास्ट नवंबर दिसंबर स्टार्टिंग में तापमान हो जाता है, कम तापमान हो जाता है। वैसे ही अगर हम जाएंगे इसमें
अक्टूबर में, तो अक्टूबर में हमारा तापमान मिलेगा आसानी से 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड हमको अक्टूबर में मिल जाएगा तापमान। कब मिलेगा? अक्टूबर में। तो अब यही बात देख लीजिए, अगर नवंबर में हम बुआई कर रहे हैं तो तापमान हमें इतना मिल रहा है। दिसंबर, अगर हम उससे 1 महीने पहले आए तापमान यहाँ मिल रहा है। तापमान के अंदर कितना गैप है देखो, आप स्वयं ही देख लो। अगर हम नवंबर के हिसाब से बोएंगे तापमान ये मिलेगा, और इस रिकॉर्ड के हिसाब से बोएंगे तो तापमान ये मिलेगा। जब फसल को बोने का एक समय का तापमान ये है, एक समय का तापमान ये है, तो हम इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिक्स कैसे कर सकते हैं? इसको फिक्स नहीं कर सकते। पहली बात क्यों? क्योंकि फसल बोते समय तापमान अलग अलग मिल रहा है। फसल बोते समय तापमान क्या मिल रहा है हमें? फसल बोते समय तापमान अलग अलग मिल रहा है। इस वजह से हम तापमान को फिक्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पहला इसका जो है क्लू। दूसरा क्लू ये है कि फसल जब हम बोते हैं, फसल की जब बुआई करते हैं, तो उस समय फसल की जब बुआई होती है कब? सोइंग, एट द टाइम ऑफ सोइंग। जब हम फसल की सोइंग करते हैं, फसल की बुआई करते हैं, उस समय का तापमान अगर हम 30 से और 35 डिग्री मान के चलें, कितना? 30 से 35 डिग्री मान के चलें, तो जब हमारी फसल कटेगी तो कटते समय भी तापमान हमारा लगभग इतना रहेगा। कई फसलों में तापमान इतना रहेगा। लेकिन इसी सेशन में कुछ फसल ऐसी हैं जिनको बोया जाता है इस तापमान पर और काटा जाता है उनको इस तापमान पर। बोया जाता है इस तापमान पर, काटा जाता है इस तापमान पर। अब बताओ कितना फर्क आ गया दोनों में? आ गया ना फर्क? जब यहां बोने के तापमान में फर्क आ रहा है, कटाई के तापमान में फर्क आ रहा है, तो बीज के तापमान में भी आपको वेरिएशन मिलेगा, फर्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि चूंकि मौसम की परिभाषा यही है, मौसम का मतलब ही यही है, सडनली चेंज। मौसम क्या होता है? मौसम अंग्रेजी में, हिंदी में बोले तो मौसम, ठीक है। इसको वेदर बोलते हैं, ठीक, वेदर। तो मौसम का मतलब क्या होता है? अचानक परिवर्तन। अचानक, ये जो वर्ड है ये अचानक ही मौसम को दिखाता है। क्विकली चेंज या सडनली चेंज। क्विकली चेंज या सडनली चेंज, यही चीज जो शब्द है यही मौसम को दर्शाता है कि अचानक से अगर परिवर्तन हो जाए तो वो क्या है? मौसम है। तो मौसम दशाएं बदलती रहती हैं। जब मौसम दशाएं बदल जाएंगी तो हम तापमान को फिक्स किस आधार पर करेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए तापमान को फिक्स नहीं किया जाता। तापमान परिवर्तित रहता है, मौसम के हिसाब से चेंज होता रहता है तापमान, तो इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। और चूंकि हम फिक्स नहीं कर सकते इसलिए ऐसी कोई गणना भी नहीं कर सकते तापमान को फिक्स रख के। हाँ, ये जरूर है कि जब हम डेटा लेते हैं उस समय मौसम का तापमान रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि बाहर के मौसम का तापमान इतना है और पृथ्वी के मौसम का तापमान इतना है। क्लियर? अब बच्चे का सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या है कि सर जो तापमान होता है इसको, पृथ्वी के तापमान को किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी मापते हैं? कोई ऐसा इक्विपमेंट हो, ऐसा कोई इक्विपमेंट, लैब इक्विपमेंट ऐसा कोई हो जिसके थ्रू भी इसको मापा जा सकता हो, इसको मेजर कर सकते हो? ऑफ कोर्स ऐसा लैब इक्विपमेंट है इंफ्रारेड थर्मामीटर। कौन सा? इंफ्रारेड थर्मामीटर, है ना। ये एक प्रकार का उपकरण है जिसके द्वारा हम तापमान माप सकते हैं। किसका? पत्ती का। किसका तापमान माप सकते हैं? लीफ टेम्परेचर। इसके द्वारा हम लीफ टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर। इंफ्रारेड थर्मामीटर, ठीक है। इसके द्वारा भी हम माप सकते हैं
अब इसमें ये काम कैसे करता है, बच्चे ने मेरे से क्या पूछा कि सर ऐसा कोई लैब का इक्विपमेंट है, ऐसा कोई लैब का उपकरण है ना, लैब का उपकरण जिसके द्वारा इसको मापा जा सकता हो। जी बच्चों, ऑफ कोर्स उपकरण है। उपकरण का नाम क्या है, इंफ्रारेड थर्मामीटर। क्लियर। अब इसके द्वारा कैसे मापते हैं वो आप देखिए। ये इंफ्रारेड थर्मामीटर एक ऐसा थर्मामीटर होता है, इसके अंदर लीफ को रखा जाता है, पत्ती को इसके अंदर रखा जाता है, फिर इसका तापमान मापा जाता है। और ये बहुत ही महंगा इक्विपमेंट है, ये बहुत ही हैवी कॉस्ट का इक्विपमेंट है। इसको जिसको प्रॉपर नॉलेज है इक्विपमेंट चलाने की, वही इसे चलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें, अच्छा बच्चे ने पूछा फिर इसमें कि सर ताप उसमें रखने में तापमान पता चल जाएगा, ऑफ कोर्स चल जाएगा पता। वो कैसे चलेगा उसको आप एक एग्जांपल से समझो। उसके लिए मैं आपको उदाहरण दूंगा, बढ़िया आपके समझ में प्रॉपर आ जाएगा वो कि ये जो जांच होती है किस प्रकार होती है। ये बेटो यही तो साइंस है, जो नहीं दिखती वो चीज होती है। एक्सरे में हम क्या हड्डियों को देख सकते हैं या नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी एक्सरे में हड्डियां दिख जाती है। ऐसे हम नहीं देख सकते पर एक्सरे में हड्डियां दिख जाती है। तो वैसे सिस्टम में वो रेज होती है, रेजों से पकड़ में आता है। जैसे हमें आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा आपका ही कि हमें सरसों के बीज, किसके, सरसों के बीजों का तेल प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। इंग्लिश में बोले तो ऑयल कंटेंट, ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड क्रॉप। मस्टर्ड क्रॉप में ऑयल कंटेंट कितना है या सरसों के बीजों में तेल की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से मापेंगे, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि इंफ्रारेड थर्मामीटर से तापमान किस प्रकार से मापा जाता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि सरसों के बीजों में तेल को कैसे मापते हैं। इसके लिए देखिए, एक इतने इस प्रकार का जो अपना पेन होता है ना, पेन, खाली पेन, वैसी एक टेस्ट ट्यूब होती है। क्या होती है, टेस्ट ट्यूब, जिसका मुंह खुला होता है, ऐसे लंबी होती है वो। ठीक है, इसमें सरसों के बीज डाले जाते हैं। जैसे 10 बीज डाल दिए, कितने बीज, 10-12 बीज डाल दिए। उसके बाद इसको एक मशीन में रखा जाता है। किसमें, एक विशेष प्रकार की एक मशीन होती है, उसमें इसको रखा जाता है और उस मशीन में इसको अंदर इंजेक्ट करते हैं, मशीन के अंदर। तो मशीन में क्या होता है, एक अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है। क्या निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज, या इनको कह सकते हैं यूवी किरणें। अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, जो कि इस जो परख नली हमारे पास में है, इस परख नली या टेस्ट ट्यूब जो होती है, उसको भेदती हुई आगे निकलती हैं, आगे जाती हैं, वो इसके अंदर होगी। ठीक है, जो सरसों के बीज हैं उनके अंदर होके भी वो निकलती है, उनके अंदर होके भी वो निकलती है। तो उन रेजों के द्वारा, उन किरणों के द्वारा पता लगाया जाता है कि इन बीजों में तेल का प्रतिशत कितना है। किसका परसेंट, ऑयल का परसेंट कितना है, इसके अनुसार अनुमान लगाया जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर किरण के हिसाब से तेल कैसे मापा जाएगा। एक किरण या एक रेज किस आधार पे हमको तेल की मात्रा माप के देगी, तो वो उसी आधार पे देगी। आपने एक तरीका देखा होगा कि हम फोटोकॉपी करते हैं ना, फोटोकॉपी कैसे करते हैं, फोटोकॉपी के अंदर एक किरण वाला एक अलग से डंडी सी होती है इस प्रकार से, जो कि जहां हम फोटोकॉपी रख रहे हैं उसके नीचे वो लाइट की जली होती है, लाइट की, उसमें लाइट जलती है, ब्लू कलर की, नीले रंग की लाइट जलती है, वो ऐसे घूमती है यूं। वो लाइट वाली नीचे वाली जो जगह होती है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, एक लंबी सी पाइप जैसे सिस्टम, पाइप जैसी आकृति होती है जो कि नीचे की तरफ लगी रहती है, वो घूमती है। पेज हमारा फिक्स रहता है, तो वो पूरे पन्ने को स्कैन करती है। उसमें क्या होता है, कोई केमिकल होता है क्या, जी नहीं, उससे किरण निकलती है। वो किरणें केवल स्याही को एब्जॉर्ब करती है। किसको, ओनली इंक को, केवल
स्याही को ही वो एब्जॉर्ब करती है, सौखती है। किसको? स्याही को, केवल इंक को सौंपती है वो, ठीक है। तो ये जो इंक को सौंपती है ना, स्याही को सोखती है या इंक को सोखती, बात एक ही है। तो जो लिखावट पढ़ने में लिखी रहती है वो सेम टू सेम हमको दूसरे व्हाइट पेज पे लिखावट ऐसे कैसे मिल जाती है। आए समझ में? किरणें जो होती हैं वो ऑयल को या विशेष प्रकार की चीजों को खींचती हैं, उनको रिकॉर्ड करती हैं और उनको फिर रिकॉर्ड करके वो डेटा सिस्टम को प्रोवाइड करवाती हैं, तब जा करके हमें उसका रिजल्ट मिलता है। उसी प्रकार से फोटोकॉपी, कलर फोटो का खींचना, ये सारे प्रोसेस उसी के आधार पे हैं कि किरणें जो होती हैं वो उन चीजों को कैप्चर कर लेती हैं। वैसे सिस्टम इसमें होता है कि किरणें जो होती हैं वो ऑयल परसेंट को कैप्चर कर लेती हैं कि इसमें, जैसे मान लीजिए ये सरसों का बीज है, क्या है? सरसों का बीज, ठीक है। इतना बड़ा हालांकि होता नहीं है, लेकिन मैंने आपको अनुमान लगाया है कि इसका बड़ा रूप एक बीज का ये है। ये सरसों का बीज है, इसमें किरण आ रही है, ये क्या आ रही है? किरण आ रही है। ये किरणें आ रही हैं, इसमें आर पार निकल रही है किरणें। इसको समझना बेटा आराम से। ये सरसों का क्या है? बीज। ये सरसों का बीज है और इसमें से हमने किरणें निकाली हैं। अब देखना, इसमें जो खाली हिस्सा है उसमें किरण आर पार निकल जाएगी, निकल गई। इसका जो खाली हिस्सा है इसमें आर पार निकल जाएगी, निकल गई। लेकिन जिसमें ऑयल है, जिसमें तेल है, क्या है? तेल है, वो किरण उसके आर पार नहीं निकलेगी, वो किरण यहीं रुक जाएगी। रुक गई यहीं पे। तो देखो आप कितनी किरण निकल पाई? एक, दो ही निकल पाई ना। कितनी रह गई? एक रह गई। तो इसी के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि कितनी किरणें सामने फ्रंट पे पड़ रही हैं, सामने की तरफ पड़ रही हैं। उसी के हिसाब से अनुमान लगाते हैं। कितनी किरणें नहीं आई, उसी के अनुसार से अनुमान लगाया जाता है कि इसमें इतना % ऑयल हो सकता है, इसमें इतना प्रतिशत तेल की मात्रा हो सकती है। तो ये सारे लैब के कार्य हैं, ये मैंने किया हुआ है मेरा, ये इसको मैंने निकाला है। तेल का प्रतिशत सरसों में किसी में 4.5%, किसी में 3%, किसी में 3.5%, किसी में 2.5%, किसी में 5.5%, ये निकाला हुआ है मेरा, ठीक है। तो आप भी इसको निकाल सकते हो, आप चाहो तो 45% निकला है, ठीक है। 45%, 35%, 36%, 40%, 55% ऑयल कंटेंट। और हम जानते हैं कि सरसों के बीज का एवरेज या आइडल या एक निर्धारित तेल प्रतिशत कितना होता है सरसों के बीज में? 33%। मस्टर्ड सीड में, सरसों के बीज में तेल का परसेंट कितना होता है बच्चों? सरसों के बीज में तेल का प्रतिशत होता है 33%। कितना होता है? 33%। ये हम आपको लिखवा देंगे सभी को एक साथ। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर था। आप लोग प्रश्न इतने कठिन पूछोगे तो बेटा आंसर कठिन मिलेंगे आपको। ये जो आपका जो प्रश्न पूछने का जो लेवल है ना, ये लेवल 12th लेवल नहीं है। मानता हूं कि आपके दिमाग में विभिन्न प्रकार के सवाल आते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब के लिए ही तो आप आगे पढ़ोगे। जवाब सारे मिल जाएंगे तो पढ़ाई क्यों करोगे आप? जवाब के लिए ही आगे पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, ये प्रश्न बच्चे ने मेरे से पूछे थे तो उनका मैंने जवाब दे दिया है। अब मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कि अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मृदा नमी के आधार पर सिंचाई समय का प्रबंधन करना। तो चलिए हमारे जो टॉपिक उसको पढ़ेंगे हम। दूसरा, पहला पौधे के आधार पर था, दूसरा हमारा है जो है वो है मृदा नमी के आधार पर, मृदा नमी के आधार पर, किसके आधार पर? मृदा नमी के आधार पर सिंचाई समय प्रबंधन। वही सेम टू सेम, सिंचाई समय प्रबंध, मृदा नमी के आधार पर सिंचाई समय प्रबंध। देखिए इसको समझिए कि मृदा नमी के आधार पर सिंचाई समय का प्रबंध किस प्रकार से करते हैं। इसमें ये जो लाइन है सिंचाई समय प्रबंध, इसको तो हम समझ चुके। अब यहां पे नई चीज क्या आई है? मृदा नमी। कौन सी चीज आई है? मृदा नमी की। मृदा नमी के आधार पर, किसके आधार पर? मृदा नमी के आधार पर
सिंचाई समय का प्रबंध अपन किस प्रकार करेंगे। तो देखिए मृदा नमी होती क्या चीज है, पहले आप इसको समझिए। मृदा नमी को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर। क्या बोलते हैं? सॉइल मॉइस्चर। इसको बोलते हैं मृदा नमी। पहले अंग्रेजी में टर्म्स भी क्लियर कर लो आप। मृदा नमी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉइल मॉइस्चर। क्लियर? मृदा नमी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है हमारा मृदा, दूसरा शब्द क्या है हमारा? नमी। क्लियर? पहला शब्द कौन सा है? मृदा, दूसरा शब्द कौन सा है? नमी। देखो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जैसे हम समझ चलते आए हैं। पहला शब्द मृदा, दूसरा शब्द नमी। मृदा यानी हमारी सॉइल या मिट्टी या भूमि। क्लियर? मृदा यानी सॉइल, मिट्टी या भूमि, एक ही बात है। नमी, नमी का मतलब क्या होता है ये आप समझो। नमी का मतलब होता है कि किसी भी चीज में पानी की मात्रा का होना या किसी तरल पदार्थ का होना, किसी तरल पदार्थ का होना। ठीक है? अगर तरल पदार्थ ज्यादा मात्रा में है तो वो तरल हो जाएगा। अगर वो आंशिक मात्रा में है, कैसे? आंशिक। आंशिक मात्रा में अगर तरल पदार्थ मौजूद है तो वो क्या होगा? वो हमारा नमी को शो करेगा कि वो उसमें नमी दर को दर्शाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम इस पे। सॉइल यानी मृदा, मॉइस्चर यानी नमी। नमी को क्या, नमी क्या चीज होती है? वो देखो कि किसी भी चीज में आंशिक मात्रा में तरल पदार्थ का होना। किसी भी वस्तु में, किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर आंशिक मात्रा में मतलब कम मात्रा में, कम, बिल्कुल कम, लिटिल, स्मॉल, सम। ठीक है? बिल्कुल कम मात्रा में अगर तरल पदार्थ है तो वो क्या कहलाएगा? केवल नमी। क्या कहलाएगा? नमी। अब इसको आप मिट्टी पे, इस टॉपिक पे लेके आओ कि मृदा में आंशिक मात्रा में अगर तरल पदार्थ है, आंशिक मात्रा में तरल पदार्थ है, अर्थात मिट्टी में कौन सा लिक्विड मटेरियल पाया जाता है? सामान्यतः मिट्टी में सामान्यतः क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। मिट्टी में सामान्यतः क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। चूंकि पानी पाया जाता है इसलिए मिट्टी में अगर पानी आंशिक रूप में है, क्या है? आंशिक रूप में है, तो वो क्या है? मिट्टी की नमी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मिट्टी की नमी को दर्शाता है। इसलिए मृदा में उस पानी की मात्रा का पाया जाना ही मृदा नमी कहलाता है। मृदा में पानी की मात्रा या नमी की मात्रा, क्योंकि नमी का मतलब पानी बहुत लेकिन कम मात्रा में है, तो मृदा के अंदर नमी होना, मृदा में मॉइस्चर होना ही मृदा नमी या सॉइल मॉइस्चर कहलाता है। आगे समझ में? एक बार दोबारा समझेंगे हम इस चीज को कि हम पढ़ रहे हैं मृदा नमी के आधार पर सिंचाई समय का प्रबंधन। ठीक है? मृदा नमी का पहले मतलब समझेंगे। मृदा को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉइल और नमी को बोलते हैं मॉइस्चर। क्लियर? मृदा प्लस नमी दो शब्दों से मिलकर बना है। मृदा यानी हमारी सॉइल, जिसको मिट्टी भी कह सकते हैं, भूमि भी कह सकते हैं। ठीक है? नमी, नमी क्या चीज होती है? पहले नमी को समझो। नमी को मैंने समझाया था कि किसी भी जगह पे, किसी भी चीज में अगर तरल पदार्थ आंशिक मात्रा में है, तरल पदार्थ आंशिक मात्रा में है या कम मात्रा में है बिल्कुल, तो वो उसकी मात्रा क्या कहलाएगी? केवल नमी कहलाएगी। नमी अर्थात केवल उसका नाम होना, वो चीज बिल्कुल कम मात्रा में हो, केवल कम मात्रा में हो, तो वो क्या कहलाएगी? नमी कहलाएगी। बिल्कुल नम, नमी हो जाना मतलब पानी तो है लेकिन इतना नहीं है,
पानी तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है पानी, केवल नमी मात्र है, तो वो जो होता है पोर्शन वो नमी कहलाता है। इसलिए उस नमी का मिट्टी में पाया जाना क्या कहलाएगा? मृदा नमी कहलाएगा। उस नमी का मिट्टी में पाया जाना क्या कहलाएगा? मृदा नमी कहलाएगा। क्लियर? अब जो ये मृदा नमी है ये क्या काम करती है इसको देखो आप, इसके बारे में क्यों पढ़ेंगे हम और इसमें किस प्रकार से हम हमारी सिंचाई का निर्धारण करेंगे इस चीज से, वो भी देखो कि हम सिंचाई का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे इस नमी के माध्यम से। समझना उस चीज को बच्चों। देखिए मृदा नमी के आधार पर सिंचाई समय प्रबंधन, देखना यहाँ पे ये हमारी मिट्टी है। क्या है हमारी? ये बच्चों हमारी मिट्टी है, ठीक है। इसमें 20 सेंटीमीटर तक, कितने? 20 सेंटीमीटर तक नमी मौजूद है, नमी उपस्थित है 20 सेंटीमीटर तक। क्लियर? अब अगर हम इसमें बीज बोएंगे तो बीज हमारा अच्छी मात्रा में अंकुरित भी होगा, पौध वृद्धि भी करेगी, पौधा हमारा बड़ा भी होगा। बीज अंकुरित भी होगा, पौध हमारी वृद्धि भी करेगी, ठीक है, और पौधा हमारा बड़ा भी होगा अच्छी मात्रा में। क्लियर? अब इससे क्या समझोगे आप? इससे ये समझो कि नमी जो है वो सही मात्रा में पौधे के लिए सिंचाई का काम कर रही है। क्या कर रही है? सिंचाई का काम कर रही है। अर्थात पौधे को अगर मिट्टी में नमी है, मिट्टी में नमी है तो पौधे को पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी। और अगर मिट्टी में नमी नहीं है, मिट्टी में नमी की मात्रा नहीं है या कम है बिल्कुल, तो सिंचाई की आवश्यकता हमें ज्यादा पड़ेगी, सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। देखिए जो पौधा होता है हमारी मिट्टी में 3 प्रकार का पानी पाया जाता है। कौन कौन सा? 3 प्रकार का पानी पाया जाता है, जिसमें जो सबसे ज्यादा पानी जो होता है जिस रूप में पौधे ग्रहण करते हैं वो होता है कैपिलरी वाटर, जिसको बोलते हैं केशिका जल। क्या बोलते हैं उसको? केशिका जल, केशिका जल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर ये जो पौधे को उपलब्ध होता है ये होता है 1/3 से 31 psi पर। 1/3 से 31 psi जो प्रेशर होता है उस पर उपलब्ध पाया जाता है पानी, कि इस दाब पर यह पानी उपलब्ध हो जाएगा पौधे के लिए। अब आप समझिए कि कैपिलरी वाटर अगर नहीं है, कैपिलरी वाटर उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? पौधा पानी ग्रहण नहीं कर पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारी मिट्टी में पानी तो होता है, हमारी मिट्टी में पानी होता है, लेकिन पानी होने के बावजूद भी पौधा सूख जाता है। मिट्टी में पानी है लेकिन पानी होने के बावजूद भी, पानी होने के बाद भी हमारा पौधा सूख जाता है। क्यों? पानी तो उपस्थित है लेकिन वो पौधे के लिए प्राप्य है या नहीं है, पौधे के लिए वो पानी जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है, उपस्थित है कि नहीं है, पानी पौधे के लिए उपलब्ध है या नहीं है। पानी तो बहुत बड़ा है लेकिन वो पौधे के लिए उपलब्ध नहीं है, अर्थात पौधा उसको उस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता जिस अवस्था में वो है, इसलिए पौधा सूख गया। अगर पौधा जिस अवस्था में होना चाहिए उस अवस्था में अगर पानी है तो पौधा हरा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ऊपर की मिट्टी हमारी सूखी है, ऊपर की मिट्टी सूखी है, लेकिन कई पौधे ऐसे होते हैं जो हरे भरे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो ऊपर की मिट्टी से तो पानी ले ही नहीं रहे, वो तो उस जगह से पानी ले रहे हैं जब उनको पानी मिल रहा है। भाई पौधे को जिस सेंटीमीटर पे पानी मिलना चाहिए, अगर उस जगह पे पानी उपलब्ध हो रहा है, जिस अवस्था में मिलना चाहिए उस अवस्था में पानी मिल रहा है, तो पौधा तो उस अवस्था में ही लेगा। वो दूसरी अवस्था में क्यों लेगा? अगर दूसरी अवस्था में लेता भी है तो वो पौधे के लिए उपलब्ध ही नहीं है, अर्थात पौधा उसको ग्रहण ही नहीं करेगा।
फॉर एग्जाम्पल इसको दूसरी भाषा में समझो आप, थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर बेटा, इसमें दिमाग लगाना आप थोड़ा सा ना, समझने का प्रयास करना। मान लीजिए, मानना क्या होता ही है, देखो कि पौधे की जो ऊर्जा मुद्रा होती है, क्या होती है बेटे, वो पौधे की ऊर्जा जो मुद्रा होती है वो क्या किस रूप में होती है, वो होती है एटीपी के रूप में। किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। किस रूप में होती है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में होती है ना। इस एटीपी को अगर हम कहें कि पौधा ऊर्जा मुद्रा को एटीपी के रूप में न ले, एनएडीपीएच रूप में ले, NADPH2, हाँ NADPH2 भी ऊर्जा का वो है उपक्रम है, इसमें भी ऊर्जा पाई जाती है, इसमें भी एटीपी पाई जाती है, NADPH2 नहीं। कोई और फॉर्म ले लो कि एटीपी के थ्रू नहीं, किसी और माध्यम से हम पौधे की ऊर्जा उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो क्या पौधा ऊर्जा ले लेगा, बिल्कुल भी नहीं लेगा, वो केवल एटीपी के रूप में ही ऊर्जा को लेगा। किस रूप में लेगा, एटीपी के रूप में लेगा। और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आओ, हमसे बोला जाए कि भैया जी हमारा ब्लड ग्रुप ए है, क्या है ब्लड ग्रुप हमारा ब्लड ग्रुप ए है, तो हम कौन सा ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, एक तो ए ले सकते हैं और एक ओ ले सकते हैं। क्लियर, एक तो ए ले सकते हैं और एक ओ ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ओ होता है सर्वाधिक दाता, ये सभी को दे सकता है, सभी को दे सकता है, इसलिए वही सिस्टम है कि जिस रूप में लेना चाहिए, अगर मान लीजिए हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी है तो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी है तो क्या लेगा, क्या बिल्कुल भी नहीं लेगा। ए हो तो ए ही लेगा या फिर ओ लेगा, ए ही लेगा या ओ लेगा, इसके अलावा नहीं लेगा। ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव लेगा, ए नेगेटिव नहीं लेगा। अगर ए पॉजिटिव है तो हमें ए पॉजिटिव ही चाहिए, अगर हम बी पॉजिटिव है तो हमको बी पॉजिटिव ही चाहिए, अगर हम बी नेगेटिव है तो हमें बी नेगेटिव ही चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा ब्लड जिस अवस्था में है हम उस अवस्था में ही ब्लड ले सकते हैं। आ रहा समझ में भाई, जिस अवस्था में हमारा ब्लड है उसी अवस्था में, उसी फॉर्म में, उसी सीक्वेंसी में हम ब्लड ले सकते हैं। वैसे ही पौधे में होता है कि अगर पौधे को कैपिलरी वाटर में उपलब्ध होना है, अवेलेबल वाटर, तो वो पानी जो कैपिलरी की अवस्था में है वो ही पौधा ग्रहण करेगा। अगर उससे ऊपर है तो पौधा ग्रहण नहीं करेगा, और उससे नीचे है तो भी ग्रहण नहीं करेगा। कौन सी अवस्था में है, देखिए इसको दोबारा, अगर पौधे को, ठीक है, उपलब्ध जल है, अगर पौधे को 1/3 या 0.3 से 31 PSI, ठीक है ना, 1/3 से 31 PSI की मध्य अगर पानी है, इस रेंज में अगर पानी है, इस रेंज में अगर वाटर है, इस रेंज में अगर वाटर है तो पानी को एब्जॉर्ब करेगा पौधा। अगर इस रेंज में नहीं है तो पानी को पौधा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मान लीजिए पानी जो है वो 31 से और 15,000 PSI के मध्य में है, ठीक है, 31 से 15,000 PSI के मध्य में है, तो क्या पौधा पानी ग्रहण करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर 15,000 से 31,000 के मध्य में है PSI का मध्य, तो पौधा ग्रहण करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि पानी तो यहां बहुत ज्यादा मात्रा में है, वाटर तो यहां बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन ये पौधे के लिए उपलब्ध नहीं है। ये पौधे के लिए क्या नहीं है बच्चों, ये पौधे के लिए उपलब्ध नहीं है। अर्थात जिस मात्रा में पौधे के लिए पानी उपलब्ध होगा, पौधा उसी ही मात्रा में पानी को ग्रहण करेगा। इसी कारण से आपने देखा होगा कि कई जगह पर बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है, लेकिन फिर भी वहां पानी होने के बावजूद भी पौधे क्या होते हैं बच्चों, पौधे सूख जाते हैं। उसका कारण भी यही रहता है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसके आधार पर हम सिंचाई का निर्धारण कैसे करेंगे, ठीक है ना। हम ये समझ रहे हैं कि सिंचाई का निर्धारण कैसे करेंगे। तो ये जो मैंने आपको लिखवाया है अभी
कि ये इतना कैपिलरी वाटर होना चाहिए। मान लीजिए अगर सिंचाई मृदा के अंदर नमी की मात्रा, मृदा के अंदर नमी की मात्रा क्या है, कम है, तो क्या करेंगे हम, सिंचाई समय की व्यवस्था करेंगे, सिंचाई समय का प्रबंध करेंगे कि हमें सिंचाई करनी है, कब करनी है, क्योंकि मृदा में नमी की मात्रा कम है। एग्जाम्पल देखो, एक क्षेत्र हमारा है करौली का, कौन सा है, करौली का पूर्वी क्षेत्र, और एक क्षेत्र हमारा है जैसलमेर का, कौन सा है, जैसलमेर का। बताइए मुझे आप कि इन दोनों में से पानी की कमी कहां ज्यादा है। आप बताओगे जी श्रीमान जी, पानी की कमी जैसलमेर में ज्यादा है, करौली में कम है। पानी की कमी जैसलमेर में ज्यादा है, करौली में कम है। क्यों कम है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि जैसलमेर की जो मिट्टी है वो कौन सी है, रेतीली। कौन सी है, रेतीली, ठीक है। और करौली की मिट्टी कैसी है, बलुई। करौली की मिट्टी कैसी है, बलुई, पहली बात। दूसरी बात, करौली के अंदर कई बांध हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा बांध है पाचना बांध, पाचना बांध है ना, उस प्रकार से बांध से सिंचाई हो जाती है। जैसलमेर में बांध है ही नहीं, हालांकि छोटे छोटे हैं, चांदन नलकूप है जो जैसलमेर में पानी का काम करता है, इंदिरा गांधी नहर जा रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां का तापमान ज्यादा होने के कारण, वहां की जो मिट्टी है, तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है, उस मिट्टी का भी तापमान जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ज्यादा हो जाता है। जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि अगर एक चप्पल पे या एक पत्ती पे अगर लगातार सूर्य किरणें पड़ेंगी तो चप्पल गर्म हो जाएगी, पत्ती गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। वैसे ही अगर मिट्टी पे लगातार ज्यादा तापमान की किरणें पड़ रही हैं, अगर 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की किरणें अगर पड़ रही हैं लगातार, तो इस मिट्टी का तापमान ज्यादा हो जाएगा, और तापमान ज्यादा होने के कारण इसमें जो उपस्थित नमी है वो नमी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नमी कम हो जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमारी मिट्टी कैसे हो जाएगी, सूखी। हमारी मिट्टी कैसे हो जाएगी बच्चों, हमारी मिट्टी बिल्कुल सूखी हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी हमारी मिट्टी। क्यों, क्योंकि उस मिट्टी पे तापमान लगातार ज्यादा मात्रा में गिर रहा है, तापमान लगातार ज्यादा मात्रा में आ रहा है, इसलिए उस मिट्टी का तापमान बढ़ गया। इसलिए जैसलमेर में पानी की मात्रा कम है। यहाँ पानी का जो है वो लगभग 100 से और 200 mm में है, अर्थात 10 से 20 सेंटीमीटर के आसपास पानी है यहाँ। वैसे करौली में जाएंगे तो यह हमारा ऑटोमेटिक जो पानी का रेशो आएगा बढ़ जाएगा, वो इससे ज्यादा आएगा। जिस प्रकार हम यहाँ केवल बाजरा ही बो सकते हैं, वहां हम करौली में गेहूं बो सकते हैं, बो सकते हैं ना। यहां हम 5 से 6 सिंचाई वाली फसल बो रहे हैं, या हम 1 से 2 सिंचाई वाली फसल बो रहे हैं। कितना फर्क आ गया देखो। अरे ये जो फर्क है, ये फर्क नमी की वजह से ही है, मृदा नमी के कारण ही ये फर्क है। अगर मृदा की नमी बराबर होती तो फर्क क्यों होता, नहीं होता ना। पहली बात, नमी कम होने के बेटो कई कारण हैं। अगर तापमान ज्यादा है तो नमी कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर तापमान ज्यादा है और वनस्पति बिल्कुल भी नहीं है, वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे नहीं है, तो उस स्थिति में सूर्य की किरणें सीधे कहाँ आएंगी, सीधे हमारे पृथ्वी पे आएंगी, सीधे हमारी सॉइल पे आएगी, सीधे हमारी धरती पे आएगी, ठीक है। और उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो होगा वो आपको भी दिखाएंगे, भी समझाएंगे आपको। मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, बिल्कुल चमकता हुआ तेज, और ये हमारी 2 प्रकार की मिट्टी है, ठीक है। एक तो मिट्टी ये है जिसपे हमारे वनस्पति है, जिसपे पेड़ पौधे हैं, जिसपे वनस्पति विद्यमान है, पेड़ पौधे हैं। और एक मिट्टी ये है जो बिल्कुल खाली है ना। अब बताओ बच्चों, सूर्य की किरणें सीधी मिट्टी पे कहां पड़ेंगी, यहां पड़ेंगी या फिर इस जगह पड़ेंगी, बताओ।
इस जगह पे जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी मिट्टी में पड़ेंगी, जबकि यहां नहीं पड़ेंगी। यहां कहां पड़ेगी? पहले पौधों पर। पहले कहां पड़ेगी? पौधों पर। चूंकि पौधे की पत्तियों में पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। तो उस पानी की वजह से जो तापमान होता है वो क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। तापमान कम हो जाता है और इसीलिए हमें पेड़ की जो छाया होती है वो क्या लगती है? ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि पेड़ की पत्तियों में पानी पाया जाता है और जब हवा चलती है तो पत्ती की जो हवा होती है नीचे की, वो हमें क्या लगती है? ठंड का आभास कराती है, हमें नमी का आभास कराती है ना। वैसे अगर सूखी मिट्टी पे जाएंगे हम तो सूखी मिट्टी पे सीधी किरणें पड़ेगी और इस वजह से यहाँ की मिट्टी क्या मिलेगी? गर्म मिलेगी। मिट्टी गर्म हो जाएगी। मिट्टी कैसे हो जाएगी बच्चों? गर्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ का तापमान क्या मिलेगा? ज्यादा, यहाँ का कम। दूसरी बात, इस पेड़ के नीचे हम बिना चप्पल घूम सकते हैं, आसानी से सो सकते हैं कुछ भी बिछा करके। लेकिन यहां हम नहीं सो सकते, ना तो चप्पल पहन के सो सकते हैं ना बिछा के सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि चप्पल पहन के सोएंगे जब भी धूप तो हमारे ऊपर ही गिरनी है, धूप तो हमारे ऊपर गिरेगी सीधी। हाँ, अगर हम यहाँ टेंट लगा देते हैं, अगर यहाँ पे हम तंबू लगा देते हैं, तंबू अगर ताड़ देते हैं तो तंबू लगाने के बाद हम यहाँ विश्राम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किरणें जो होती हैं वो तंबू के ऊपर ही रुक जाएंगी, वो तंबू के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए अंदर की जो जगह है वो कैसी रहेगी बच्चों? वो ठंडी हो जाएगी। तो यही कारण होता है। इस वजह से क्या होता है? मृदा का तापमान बढ़ जाता है। मृदा का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बढ़ने की वजह से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से हम सिंचाई के समय का व्यवधान करते हैं, समय का प्रबंधन करते हैं, समय की व्यवस्था करते हैं। तो अगर हमारी मिट्टी खुली है, वनस्पति नहीं है और वहां हम सिंचाई करेंगे तो वहां हमें पानी की मात्रा चाहिए ज्यादा। पानी की मात्रा चाहिए बच्चों ज्यादा। लेकिन जहां वनस्पति है और ठंड है तो वहां पानी की मात्रा क्या चाहिए? हमें पानी की मात्रा कम चाहिए। तो आए समझ में आपके? अगर सूर्य की किरणें सीधी गिर रही है, हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी का तापमान ज्यादा है, मिट्टी का तापमान ज्यादा है, तो पानी की आवश्यकता क्या पड़ेगी? पानी की आवश्यकता भी ज्यादा पड़ेगी। और मान लीजिए पेड़ पौधों की वजह से तापमान कम है तो पानी की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नमी, अगर नमी की मात्रा ज्यादा है तो पानी हम ऑटोमेटिक देने की हमें जरूरत ही नहीं है। अगर मिट्टी में नमी है तो हमें पानी देने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर मिट्टी में नमी कम है तो हम पानी कम देंगे, मिट्टी में नमी ज्यादा है तो पानी नहीं देंगे, मिट्टी में नमी बिल्कुल भी नहीं है तो हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। इसको एक मैं आपको सारणी समझाऊंगा। नमी और पानी की मात्रा का अनुपात किस प्रकार चलता है। नमी बढ़ेगी, पानी की सिंचाई की पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी। ठीक है, हम दो बनाते हैं। पहला बनाते हैं नमी एक तरफ तो और दूसरी तरफ सिंचाई के लिए पानी। सिंचाई के लिए पानी। ठीक है, ये दो हम पैराग्राफ बना के चल रहे हैं। मान लीजिए मिट्टी में नमी की मात्रा ज्यादा है, नमी की मात्रा ज्यादा है, तो बताओ सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता क्या पड़ेगी? कम पड़ेगी ज्यादा पड़ेगी? पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी। क्लियर? अब इसका विपरीत आ जाओ। इसका विपरीत, मान लीजिए नमी की मात्रा कम है तो सिंचाई की आवश्यकता कितनी पड़ेगी? सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। आगे समझ में? अब मेरे हिसाब से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारी मिट्टी में नमी है ज्यादा मात्रा में तो पानी कम देना पड़ेगा सिंचाई के रूप में, और अगर नमी कम मात्रा में है तो हमें सिंचाई के रूप में पानी ज्यादा देना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? इस नमी के आधार पर ही सिंचाई का निर्धारण करेंगे। अगर नमी ज्यादा है, नमी, मृदा की नमी ज्यादा है तो सिंचाई का जो पानी है वो क्या चाहिए? कम चाहिए। और मृदा की नमी अगर कम है तो सिंचाई का पानी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। आया समझ में?
दोबारा समझे एक बार, अगर मृदा में नमी की मात्रा ज्यादा है तो सिंचाई के पानी की हमें जरूरत कम पड़ेगी, और मान लीजिए इसके विपरीत मृदा में नमी की मात्रा अगर क्या है, कम है, तो सिंचाई की हमें आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। अगर हमारे मृदा में नमी की मात्रा ज्यादा है तो हमें सिंचाई के पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी और हम केवल आवश्यकता पे ही सिंचाई करेंगे। कब? आवश्यकता पर ही, आवश्यकता पर क्या करेंगे, हम सिंचाई करेंगे। लेकिन मान लीजिए हमारी मिट्टी में नमी की मात्रा कम है, हमें पानी ज्यादा चाहिए, तो यहां हमें हर वृद्धि अवस्था पर वृद्धि की अवस्था पर सिंचाई करने की आवश्यकता है, सिंचाई करने की जरूरत है। दोबारा समझो, अगर हमारी मृदा में नमी की मात्रा ज्यादा है तो हमें सिंचाई की जो व्यवस्था है वो कम करनी पड़ेगी, और अगर हमारी मिट्टी में नमी की मात्रा कम है तो हमें सिंचाई की व्यवस्था ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर नमी की मात्रा ज्यादा है तो हमें पानी की अरेंजमेंट कम करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा वो भी हम कब करेंगे, जब हमें आवश्यकता होगी, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तब ही हम सिंचाई करेंगे। लेकिन अगर हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हर वृद्धि अवस्था पर या पौधा जब जब पानी की रिक्वायरमेंट रखता है तब तब उसमें हम सिंचाई करेंगे, तब तब उसमें हम पानी खेत में अलग अलग विधियों से हम पानी पहुंचाएंगे। तो ये बच्चों आज का टॉपिक था कि नमी के आधार पर सिंचाई समय का व्यवस्था किस प्रकार की जाती है, कि नमी बढ़ेगी तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी, नमी कम होगी तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, सीधी सी हिसाब है, क्लियर। और इसी नमी के हिसाब से ही हम हमारी फसल का चयन करते हैं, इसी के आधार पर क्या करते हैं बच्चों, इससे के आधार पर ही फसल का चयन किया जाता है, क्रॉप का सिलेक्शन किया जाता है कि हमें कौन सी फसल बोनी है। ज्यादा है तो उस हिसाब से फसल बोएंगे, कम है तो उस हिसाब से बोएंगे, ज्यादा है तो गेहूं बोएंगे, कम है तो बाजरा बोएंगे, सीधी सी बात है। ज्यादा है तो गेहूं बोएंगे जैसे कि करौली, अलवर, जयपुर, और कम है तो बाजरा बोएंगे जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा, इसमें इतना ही है। दूसरी बात, पौधे के लिए जो अवेलेबल पानी होता है, उपलब्ध जो पानी होता है, अर्थात पौधा जिस रूप में पानी को ग्रहण करता है वो जो रूप होता है उसको बोलते हैं केशिका जल। क्या बोलते हैं? केशिका जल या कैपिलरी वाटर। इस रूप में ही पौधा पानी, जो पौधा होता है वो पानी को ग्रहण करता है। इसके अलावा अगर पानी किसी और अवस्था में भी है और उपलब्ध है तो पौधा उसको ग्रहण नहीं करेगा। इसी कारण पानी होते हुए भी पौधे सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी है लेकिन वो पौधे के लिए उपलब्ध नहीं है, पौधे के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए पौधे सूख जाते हैं। क्लियर? तो ये आज का टॉपिक था बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जिसको जो चीज अच्छी लगे वो साथ के साथ बच्चों आप उतारते जाना, वो साथ के साथ आप उसको लिखते जाना, ठीक है। और फिर जब आप नेक्स्ट हमारा सेशन चालू होगा उसमें हम आपको और बच्चा को लिखवा देंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है, लेकिन आज मैं आपको एक सूचना और देना चाहूंगा कि जितने विद्यार्थी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी, ये बच्चों आपके काम की बात है कि जितने भी विद्यार्थी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो विद्यार्थी अगर हमसे नोट्स लेना चाहता है तो वो, मैं एक नंबर लिख रहा हूं, उस नंबर पे अपना नाम, ये नंबर है, ये नंबर आपके पास पहले भी होगा, इस पे हमने जेड के फॉर्म भी आपने भरे हुए थे, इस नंबर से ही भरे होंगे, ठीक है। 81 12 23 10 57, ये नंबर है पवन सर के। किसके? पवन जी जो सर हैं, जो आपको बीएचयू पढ़ाते हैं, उनके नंबर हैं ये, बीएचयू वाले सर के। तो आप इन पे, इस नंबर पे मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप नहीं, मैसेज टाइप करके, मैसेज से अपना नाम, मैसेज से क्या क्या भेजना है आपको, अपना नाम, स्कूल का नाम, स्कूल का
नाम और आपकी स्कूल जो है, स्कूल का नाम और कहाँ पे है, स्कूल का नाम व जगह, बस। और लास्ट में कक्षा, ठीक है ना। अपना नाम, स्कूल का नाम, स्कूल किस जगह पे है, कक्षा, और आप किस विषय से हो, आप किस विषय से हो। अर्थात एग्रीकल्चर हो तो एग्रीकल्चर, एजी लिख दो, बायो हो तो आप बायोलॉजी लिख दो, बायो लिख दो, और आप मैथ हो तो आप मैथ लिख दो। जिस भी स्ट्रीम से हो आप वो स्ट्रीम लिख दो। अगर आप इस प्रकार से अपना नाम, इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है, आपको क्या करना है, अपना नाम, स्कूल का नाम, कहाँ पे स्थित है स्कूल, जैसे जीएसएस कटकड़, जीएसएस हिंडौन सिटी, जीएसएस गंगापुर, जैसे भी प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल नाम लिख सकते हो, कल्पना स्कूल, अल्पना स्कूल, जितनी भी स्कूलें हैं वो प्राइवेट स्कूलें हैं, अपना लिख सकते हो। जैसे बीजगढ़ में स्कूल है प्राइवेट स्कूल, वो लिख सकते हो आप। भांडुकी में स्कूल, ज्योतिबा फूले स्कूल है, वो आप लिख सकते हो। अपनी स्कूल का नाम, स्वयं की स्कूल का, जो आपकी स्वयं की स्कूल है, आप अपनी स्वयं की स्कूल का नाम लिख सकते हो, और उस स्कूल के साथ साथ वो कहाँ पे है उसका भी नाम लिखना जरूर, क्योंकि कई बार क्या है, सेम नाम की दो स्कूलें अलग अलग जगह पे मिल जाती हैं, और ऐसी हैं, सेम नाम की दो दो तीन तीन स्कूलें अलग अलग जगह पे हैं। तो उस स्थिति में हमें बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चे को इस चीज के लिए क्लियर करना कि बच्चा किस स्कूल से बात कर रहा है। तो आप अपना नाम, स्कूल का नाम और स्कूल की जगह जहां पे भी स्थित है, आपकी कक्षा, जैसे 12वीं आपने एग्जाम दिया तो 12वीं, विषय आप एग्रीकल्चर हो तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी भी हो तो बायो, और मैथ हो तो मैथ। आप ये लिख करके इस नंबर पे मैसेज करोगे। उसके बाद हम ये निर्णय ले रहे हैं अब कि आपको रोज के हम 10-10% भेजेंगे मैसेज के थ्रू, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसी में से प्रश्न भेजेंगे। तो आपके वो साथ के साथ क्वेश्चन पेपर की तरह से हल भी होते जाएंगे, और आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें से 10-10, 5-5 प्रश्न आपको रोज मैसेज में भेजेंगे, ठीक है ना। जैसे किसी के नेट नहीं चल रहा, लेकिन नेटवर्क तो आता होगा बच्चों सभी के पास, नेटवर्क तो आता ही आता है, तो नेटवर्क आएगा तो मैसेज भी आएगा। तो कम से कम मैसेज के थ्रू आपको क्वेश्चन तो मिल रहे हैं डेली के 5, 6, 10 कितने मिल रहे हैं, जो उसी टॉपिक से भेजेंगे जो टॉपिक हमने पढ़ाए हैं। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि पहले हम आपका बेस क्लियर करवाएंगे, उसके बाद आपको हम स्टडी मटेरियल देंगे, उसके बाद आपको पढ़ाना हम शुरू करेंगे 1 लाइन क्वेश्चन। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे हम डेली, 10-10, 5-5 क्वेश्चन होगा। उसके लिए आपको आपके नाम, स्कूल का नाम, पिताजी का नाम, जगह, विषय, मोबाइल नंबर आपको भेजना पड़ेगा लिख करके यहाँ। और जैसे आप भेजते हो, आपका जैसे हमारे पास नंबर आ जाएगा, हम आपको कंफर्म मैसेज भेजेंगे कि आपका हमें मैसेज प्राप्त हो गया है। जब तक हमारी संस्था से आपके पास रिटर्न में प्राप्त हो नहीं हो मैसेज, आपने भेज दिया, आप फ्री हो गए। आपको कैसे पता है कि हमारे पास मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मान लीजिए बीच में ही फेल हो गया, तो बीच में ही फेल हो गया तो इसलिए आप भेजना, आपको भेजने के बाद 24 घंटे में आपको हमारी तरफ से जवाब मिलेगा, रिटर्न में रिप्लाई मिलेगा आपको कि आपका मैसेज हमें प्राप्त हो चुका है, और अब आपको डेली टेस्ट क्वेश्चन पेपर आप तक प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये नोट्स आपको अरेंज होंगे छोटे छोटे, जितने भी हम डेली के आपके विषय के हिसाब से आपको अरेंज करवाएंगे, जिसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी का विशेष फोकस रखा जाएगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो आप ये काम बच्चों जरूर से जरूर करें, जिस भी विषय के हो, जिस भी स्कूल से हो, राजस्थान में जहां भी आप बैठे हो, आपको घर बैठे कुछ भी नहीं करना, केवल ये काम करना है। इस नंबर पे अपना नाम, स्कूल का नाम, जगह, कक्षा और विषय आपको लिख करके मैसेज करना है, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको। सब काम संस्था की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा, बिल्कुल फ्री किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जिन बच्चों ने ICAR के फॉर्म नहीं भरे हैं, बच्चों फॉर्म भर देना, क्योंकि 20 तारीख से लगभग कुछ जगह पे दुकान वगैरह खुलने की छूट मिलने वाली है, ठीक है ना। जैसे आप अपना ये एरिया है करौली, अलवर, भरतपुर में तो नहीं है, करौली, अलवर, दौसा, इन क्षेत्रों में लगभग 10-12 पॉजिटिव मरीज हैं, तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, तो वो उस क्षेत्र में नहीं आते, अर्थात वो लॉकडाउन की जो डार्क जोन वाली सीमा होती है उसमें नहीं आ रहे वो, तो वहां मार्केट खुलेगा आसानी से। तो आप ई मित्र के पास जाके फॉर्म भर सकते हो, अगर ई मित्र की दुकान खुलती है तो, जहां तक दुकान खुल जाएगी ई मित्र की
वहां से फॉर्म लगा देना बच्चों आईसीआर का, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल है। इसकी लास्ट डेट नजदीक आने आ गई है, 30 अप्रैल है, इसलिए इसका फॉर्म आप जरूर से जरूर भर देंगे। और रही बात जेड की, तो जेड का फॉर्म 23 मई है उसकी लास्ट डेट, तो उसका हम मई में भर देंगे। जेड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको भरना है केवल अभी आईसीआर का। तो अगर आपके पास ई मित्र भी नहीं खुल रहा हो, ई मित्र अगर उपस्थित नहीं हो, तो आप फॉर्म के लिए भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। यहां से आपको पवन सर ये मैसेज का भी काम करेंगे आपके लिए, नोट्स का, और आपके लिए आईसीआर का फॉर्म भी वो भरवाएंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। जितने बच्चों को इंफॉर्मेशन मिली है, बच्चों इसको अधिक से अधिक शेयर करना, कि आप अपना नाम, स्कूल का नाम, जगह, कक्षा, विषय ये जरूर से जरूर लिख करके इस नंबर पे मैसेज करें, और 24 घंटे में आपको रिप्लाई मिलेगा कंफर्म का। आपको बच्चों रिप्लाई मिलेगा कंफर्म का, कि आपका जो मैसेज हो क्या हो गया है बच्चों, कंफर्म हो गया है, आपका मैसेज हमें प्राप्त हो गया है। इसलिए जब तक आपको कंफर्म का मैसेज नहीं मिले, आप यही दिमाग में रखना कि सर तक हमारा मैसेज नहीं पहुंचा है। फिर 24 घंटे के बाद आप एक बार उसको और भेजना, ठीक है ना। एक बार भेजने के बाद आपको कितने देर वेट करना है, 24 घंटे वेट करना है। 24 घंटे आपको वेट करना है। 24 घंटे में जवाब नहीं मिलता है, तो आपको फिर अगले 24 घंटे के बाद वापस से इस मैसेज को भेजना है। ठीक है, तो ये आज का आपके लिए इंफॉर्मेशन थी, आज आपके लिए सूचना थी ये। तो इसको जरूर से जरूर करना बच्चों, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब हमें हमारी और जो सुविधाएं हैं और जो हथियार हैं वो उठाने की अब जरूरत पड़ गई है। तो अब हम धीरे धीरे इसमें विस्तार से पढ़ाई करना शुरू करेंगे, इसलिए आप इसको गंभीरता से ले, और जो आपको बताया गया है कार्य उसको बच्चों जरूर से जरूर करें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर हमारी मुलाकात होगी कल किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और मैं आपके स्वास्थ्य के लिए आपके पक्ष में यही कहना चाहूंगा कि बच्चों मार्केट अगर खुला है तो आप उसको ये मत समझना कि कोरोना से हम जंग जीत गए, नहीं, अभी तो बहुत हमारा सफर बाकी है। इसलिए हमें मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन करनी है। इसके साथ साथ हमें घर से बाहर आवश्यकता होने पर ही निकलना है, आवश्यकता नहीं है तो घर से बाहर कतई नहीं निकले, बिल्कुल भी नहीं निकले, इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। आप सभी का हमारी क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ठीक है बच्चों, थैंक्स। अगली क्लास के लिए बेस्ट ऑफ लक।